हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा भटनेर आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। प्री एग्ज़ाम 2022-23 के लिए आज हम करंट अफेयर की शुरुआत कर रहे हैं। इस करंट अफेयर की सीरीज के अंदर हम मई 2022 से लेकर अगले वर्ष मई 2023 तक का पूरे एक साल का करंट अफेयर डिटेल के अंदर करने वाले हैं। करंट अफेयर के अंदर हम सेगमेंट वाइज करेंगे। जैसे आज की क्लास आप देख रहे हो संवैधानिक तथा प्रशासनिक घटनाक्रम, या आम भाषा के अंदर बोलूँ तो पॉलिटिकल करंट अफेयर की क्लास आज की है। इसी तरह से हम हर दिन एक नई क्लास लेके आएंगे। कल हम जियोग्राफी की, पर्सनल इकोनॉमिक्स की, एनवायरनमेंट की, इस तरह से जितना भी करंट अफेयर आपके लिए आपके लिए 2023 के एग्जाम में जो भी इम्पोर्टेंट होगा, हर एक पहलू को हम छुएंगे। और उम्मीद करते हैं कि यदि आपने हमारी क्लासेस पूरे लगातार एक साल तक अच्छे से अटेंड की और इनका जो पीडीएफ आपको मिलने वाली है उसको एक या दो बार यदि आपने अच्छे से रिवीजन किया तो आप करंट अफेयर के अंदर मात नहीं खाने वाले हो। यदि आपने इस साल का जो एग्ज़ाम था उसको देखा होगा तो पैटर्न बिल्कुल करंट अफेयर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। यूपीएससी का लगभग 40 से लेकर 45% जो क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर बेसिस थे। इवन दो हिस्ट्री के भी 2 क्वेश्चन हमने देखा करंट अफेयर से थे। पॉलिटी के तो लगभग सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के जो मुद्दे चर्चा के अंदर रहे हों हाल ही के अंदर, चाहे दल बदल अधिनियम का रहा हो, जो भी मुद्दे हमारे पास थे सारे के सारे किससे संबंधित थे भाई? करंट अफेयर से संबंधित थे। इसलिए जो यूपीएससी का पैटर्न है वो ट्रेडिशनल मेथड से कन्वर्ट होता हुआ करंट अफेयर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए यदि आप अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हो, तो आपको करंट अफेयर को सीरियसली लेना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि करंट अफेयर के अंदर कौन सी घटना इंपॉर्टेंट है वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि इस घटना की वजह से आपकी कौन सी सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि आपने हमारी क्लास के साथ साथ उन टॉपिक को भी पढ़ना शुरू कर दिया, उन टॉपिक पे भी खास ध्यान देना शुरू कर दिया यदि आपने, तो डेफिनेटली आपका प्री एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि ये प्री एग्ज़ाम के लिए शुरू की गई हमारी करंट अफेयर की सीरीज है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि मैं केवल और केवल प्री के ऊपर ही फोकस करूंगा। मैं आपको मेन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है उसके बारे में भी बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ऐसे राइटिंग के बारे में भी टॉपिक बताता जाऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सोशल अवेयरनेस का टॉपिक है, यहाँ से आपके ऐसे भी बन सकता है। तो आप इन क्लासेस को जितना सीरियसली लेंगे उतना ही आपको इन क्लासेस का फ़ायदा होने वाला है। मैं अपने बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। मैं अब तक यूपीएससी के 3 इंटरव्यू फेस कर चुका हूं, 3 बार इंटरव्यू में जाके बैठ चुका हूं। और लास्ट ईयर में यूपीएससी के जो हमारे पास एक हिसाब से मैं कह दूं वेटिंग लिस्ट जो होती है उसके अंदर मेरा नाम था। तो लगभग यूपीएससी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस जिसको मैं कह सकता हूं वो है। और प्री एग्ज़ाम्स, इवन दो मेन एग्जाम और यहाँ तक कि 3 इंटरव्यू के एक्सपीरियंस जो है वो भी मैं आपके साथ टाइम टू टाइम साझा करता चलूँगा। टाइम खराब नहीं करते हुए हम सीधा आते हैं आज के टॉपिक पर। मई महीने के आज हम भाग 1 को लेकर आए हैं, क्योंकि अभी मई महीना हमारा कंप्लीट हुआ है और मई महीने के अंदर जितने भी हमारे करंट अफेयर के टॉपिक बन सकते थे उस सभी टॉपिक को हम आज लेके आ चुके हैं। कौन से सेगमेंट के अंदर? संवैधानिक तथा प्रशासनिक घटनाक्रम। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 2023 का एग्ज़ाम, और 2023 के एग्ज़ाम को हमने न केवल फेस करना है बल्कि अच्छे से क्लियर करना है। प्री, मेन और इंटरव्यू क्लियर करके 2023 के आईसीएस एग्ज़ाम के अंदर हमें सिलेक्ट होना है, यही हमारा टारगेट है। इसी टारगेट के साथ हम आज पहली न्यूज़ की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। आपने इसका नाम सुना होगा, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका नाम आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। जो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम है हाल ही के अंदर चर्चा के अंदर रहा है। यदि आपने पिछले साल हमारी क्लासेस अटेंड की थी तो आप जानते हो कि हमारा प्रोसेस ये रहता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो न्यूज़ है ये चर्चा के अंदर क्यों रही, उसके बाद हम देखते हैं इस न्यूज़ के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और लास्ट में हम देखते हैं कि इन फ्यूचर आगे की राह के अंदर हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा ना, सेगमेंट हमारे केवल फ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होने वाला है। तो आप निश्चिंत रहकर इन क्लासेस का मजा लीजिए, आनंद उठाइए तथा अपने एग्जाम को अच्छे से क्लियर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चर्चा में क्यों? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम जो ये चर्चा के अंदर रहा है, क्यों रहा? हाल ही के अंदर सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय भी फिल्मों के बारे में जो भी काम करने का जो हमारा मंत्रालय है वो किसके अंडर में होता है भाई? जो हमारा IT मिनिस्ट्री है, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय है, उसके अंतर्गत होता है। तो हाल ही के अंदर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 4 फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय की घोषणा की है। अलग अलग 4 एजेंसियां हमारे पास थी, उन चारों एजेंसियों को मिलाने की घोषणा की है। कौन कौन सी एजेंसियां? और उन चारों को मिला के किसमें शामिल कर दिया जाएगा भी? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। मतलब अब तक हमारे पास 5 एजेंसियां हैं, 5 में से 4 एजेंसियों को 5वीं एजेंसी के अंदर मिलाने की बात कही गई है। कौन कौन सी एजेंसी? पहली फिल्म डिवीजन, दूसरी फिल्म समारोह निदेशालय, तीसरी भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रह और चौथी बाल चित्र समिति। ये 4 एजेंसियां जो है, इन चारों एजेंसियों को विलय कर दिया जाएगा किसके अंदर? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अंदर। मतलब अब तक जो हमारे पास 5 एजेंसियां थी, अब 5 नहीं रह के केवल एक ही हो जाएगी, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। इंपॉर्टेंट है यह है फिल्म विमल, यह निर्णय जो लिया गया है विमल जुल्का, इंपॉर्टेंट है भाई इनका नाम, विमल जुल्का के नेतृत्व वाली विशेषज्ञ समिति 2020 की फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण तथा विलय की रिपोर्ट के अनुसार से लिया गया है। अब ध्यान से देखना, यदि आपने इस बार का एग्जाम भी देखा होगा तो यूपीएससी आपसे फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल दोनों तरह के क्वेश्चन पूछने लगी है। फैक्चुअल की जब मैं बात कर रहा हूं तो यूपीएससी सीधा तो ऐसे नहीं पूछेगी कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, ऐसा कभी नहीं पूछने वाली हैं। लेकिन यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं 90% क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस होते हैं। स्टेटमेंट 1 दे दिया गया, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं। पहले की यदि हम आज से 10-15 साल पहले की बात करते हैं तो केवल 2 स्टेटमेंट दिए जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्टेटमेंट दिए जाते थे। लेकिन इस बार के एग्जाम की यदि बात करता हूं तो मैं कम से कम 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट के अंदर तथ्य भी दिए जाते हैं और कंसेप्ट भी दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से आपके क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन इस हिसाब से भी आ सकता है कि जो हाल ही के अंदर सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने विमल जुल्का के नेतृत्व वाली समिति की अनुशंसा के ऊपर 4 फिल्म इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में शामिल करने का फैसला लिया है। तो उन्होंने फैक्ट भी उठा लिया, विमल जुल्का भी उठा लिया, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम भी उठा लिया और इन चारों में से किसी का नाम भी उठा लिया। इसलिए आपको कंसेप्ट के साथ साथ फैक्ट के ऊपर भी ध्यान देना है। अब वो बात नहीं रही जिसमें हम कह दिया करते थे कि यूपीएससी में यदि आप फैक्ट याद नहीं करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। नहीं, यूपीएससी आज के टाइम में फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछने लगी है। स्टेटमेंट के अंदर 1 या 2 स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिसमें फैक्ट होते हैं, बाकी स्टेटमेंट में कंसेप्ट आपके हो सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखने वाले कंसेप्ट हमारे पास कौन से हैं? पहला मंत्रालय का नाम याद रखना है, दूसरा किसके अंदर विलय किया गया उसका नाम याद रखना है, तीसरा कौन कौन सी इकाइयों का विलय किया गया उनका नाम याद रखना है, और 5वां हमें याद रखना है कि जो हमारे पास एजेंसी थी, जो समिति थी, कमीशन था, उस समिति का नाम क्या था और ये समिति कब बनाई गई थी, ये सारे हमें याद रखने हैं। तो आपके मन के अंदर आ रहा होगा सर फिल्म डिवीजन क्या है, फिल्म समारोह निदेशालय क्या है, क्या क्या संस्थाएं हैं, कब इनकी स्थापना हुई। तो इन चारों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानकारी हासिल करते हैं फिल्म डिवीजन क्या है। पहली एजेंसी फिल्म डिवीजन, यह है वर्ष 1948 में स्थापित की गई। पहला फैक्ट 1948 में स्थापित की गई और जो भी 4 इकाइयों की हम बात कर रहे हैं इनमें सबसे पुरानी इकाई हमारे पास क्या है, फिल्म डिवीजन है। इसका मुख्य काम क्या है? सरकारी कार्यक्रमों के प्रचार हेतु वृत्ति चित्रों का निर्माण करना। वृत्ति चित्र क्या है भी? एक हिसाब से मैं बोलूं आम भाषा के अंदर एडवर्टाइजमेंट। जो भी हमारे पास सरकारी एजेंसी हैं उनके लिए एडवर्टाइजमेंट काम का निर्माण करने का काम किसका था भाई? फिल्म डिवीजन का काम था। दूसरा काम क्या था? पहला काम तो एडवर्टाइजमेंट का निर्माण करना, दूसरा काम क्या था? समाचार पत्रिकाओं का प्रकाशन करना। जो भी सरकारी समाचार पत्रिकाएं, सरकारी मैगजीन्स, जैसे कि यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो तो आपने सुना होगा योजना के बारे में, कुरुक्षेत्र के बारे में, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, और भी आपने कुछ एक पत्रिकाओं के बारे में सुना होगा जो भारत सरकार के द्वारा जारी की जाती है। उन्हीं समाचार पत्रिकाओं की हम बात कर रहे हैं कि उनकी भी प्रकाशन करना किसका काम था? फिल्म डिवीजन का काम था। तथा भारतीय इतिहास का जो सिनेमेटिक रिकॉर्ड हमारे पास है, सिनेमाई रिकॉर्ड जो है उसको बनाए रखना। तो इसके 3 काम थे फिल्म डिवीजन के। पहला काम गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट तैयार करना, दूसरा मैगजीन्स वगैरह जो है उनका प्रकाशन करना, और तीसरा क्या करना भी? जो भी हमारे पास सिनेमेटोग्राफी, जो भी सिनेमाई हमारा इतिहास है उसको संजो के रखना फिल्म डिवीजन का काम था। दूसरी इकाई हमारे पास फिल्म समारोह निदेशालय, भारत सरकार के द्वारा 1973 के अंदर सूचना तथा प्रसार मंत्रालय। 1 मिनट का हम गैप लेते हैं थोड़ा सा।
डिस्टर्बेंस के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अपने वापस से शुरू करते हैं। फिल्म समारोह निदेशालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत स्थापित फिल्म समारोह निदेशालय को भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया। तो इसको क्या काम सौंपा गया था कि जो भी भारतीय फिल्में हैं उनको आपने क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो इनका नाम, ये नाम याद रखना, कब इनकी स्थापना हुई वो याद रखना, उनका मुख्य काम क्या था वो याद रखना। भारतीय फिल्मों को यदि बढ़ावा दिया जाएगा तो इसके द्वारा क्या होगा, जो फिल्म आधारित संस्कृति है उसका आदान प्रदान होगा तथा इसके द्वारा अंतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा मिलेगा। एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को जानेंगी, पहचानेंगी, इस चीज़ का भी बढ़ावा मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए यदि हम पंजाबी फिल्म देखते हैं तो हमें पंजाब की संस्कृति जानने का मौका मिलता है। तमिल की फिल्म देखते हैं तो तमिल संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। टॉलीवुड की, केरला की, कन्नड़ की, कर्नाटका की, भोजपुरी फिल्में देखते हैं तो हमें वहाँ की संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। यही लिखा हुआ है कि हम सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा फिल्मों के माध्यम से, तथा साथ ही साथ में इंट्रा जो कल्चरल लिंकिंग जो है वो भी हमें होने लगेगी, बॉन्डिंग होने लगेगी। तीसरा हमारे पास है भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार। अभिलेखागार का मतलब रिकॉर्ड रूम। तो इसका काम क्या होगा भाई, रिकॉर्ड रखने का काम होगा ओवेस है। तो भारतीय सिनेमाई विरासत की, भारत की जो सिनेमा की विरासत है उसकी प्राप्ति के लिए तथा उसके संरक्षण को प्राथमिक उद्देश्य के साथ 1964 के अंदर भारतीय सिनेमाई रिकॉर्ड की स्थापना की गई। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा हमारे पास क्या है, बाल चित्र समिति CFSI। बाल चित्र समिति की स्थापना की गई थी 1955 के अंदर, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के द्वारा की गई थी। जो CFSI है उसका काम है ऐसी फिल्मों को बढ़ावा देना जिसके अंदर बालकों के स्वास्थ्य के बारे में, बालकों के मनोरंजन के बारे में, बालकों के सर्वांगीण विकास के बारे में, बालकों के बारे में किसी भी तरह से अच्छी बात कही गई हो और उस दृष्टिकोण को विश्व के ऊपर उसको क्या किया गया, साझा किया गया हो। ऐसी फिल्मों को बढ़ावा देने का काम करता है बाल चित्र समिति। बाल चित्र समिति को देख के हमें लगता है कि शायद इसके अंदर बालकों के द्वारा ही एक्टिंग की जा रही होगी या बालकों के द्वारा फिल्म बनाई जा रही होगी, ऐसा नहीं है। इसके अंदर बालकों से संबंधित मुद्दों को उठाया जाएगा। बाल चित्र समिति का मतलब क्या है, बालकों से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाएगा CFSI के अंदर। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं आपको बताऊं कि एक फिल्म आई थी आमिर खान की तारे ज़मीन पर। तारे ज़मीन पर मूवी आप सबने देखी होगी, मुझे अच्छे से मुझे लगता है, इतना तो मुझे विश्वास है कि आपने देखी होगी। तो तारे ज़मीन पर जो मूवी थी वो किसी एक बालक के ऊपर फिल्म आई गई थी। बालक जो है इसको थोड़ा सा कुछ किसी विशेष प्रकार का रोग होता है, उसको हॉस्टल में छोड़ दिया जाता है, ऐसा वैसा आप सभी जानते हो। तो उस बालक के ऊपर फिल्म आई गई मूवी थी तारे ज़मीन पर। तो इस तरह की मूवी के बारे में यदि चर्चा करने का या प्रसार करने का जो काम करता है वो कौन करती है, भी बाल चित्र समिति करती है। तो ये हमारे पास चारों योजनाएं होगी। और लास्ट में हम जान लेते हैं राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम जो है ये क्या है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। भारतीय फिल्म उद्योग के एकीकृत विकास को संवर्धित तथा व्यवस्थित करने के लिए तथा सिनेमा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। आप जानते हो इंडिया के अंदर जो सिनेमा है वो बंटा हुआ है। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया आपको, पंजाबी सिनेमा अलग है, राजस्थानी सिनेमा अलग है, भोजपुरी सिनेमा अलग है, टॉलीवुड अलग है, बॉलीवुड अलग है, केरला का अलग है, कर्नाटका का अलग है। तो ये सिनेमा हमारे पास बंटा हुआ है। लेकिन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम जो है, इन्होंने इसको क्या काम सौंपा गया कि सिनेमा को एकीकृत करना है, यूनाइट करना है। पहली बात तो ये। और दूसरा, जो फिल्म की क्वालिटी है उन क्वालिटी के अंदर दिनों दिन क्या करना है, भी सुधार करना है, उत्कृष्टता की ओर हमने हमारी फिल्म की क्वालिटी को लेके जाना है। इस काम की स्थापना की गई थी NFDC की, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की। वर्तमान में रविंदर भाकर इसके अध्यक्ष हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि NFDC के अध्यक्ष कौन है, रविंदर भाकर, वैसे UPSC ऐसे फैक्ट नहीं पूछती है, फिर भी यदि याद रहता है तो अच्छी बात है। जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, यदि आपने सुना होगा कि जो भी फिल्म जब बनती है तो उसको पहले सेंसर बोर्ड के पास भेजा जाता है। सेंसर बोर्ड उसको सर्टिफिकेट देता है और उसी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही वो फिल्म चलती है। जैसे U सर्टिफिकेट दे दिया गया, UA सर्टिफिकेट दे दिया गया, A सर्टिफिकेट दे दिया गया। तो इस तरह के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही फिल्म चलाई जाती है। तो ये सर्टिफिकेट देने का काम जो है वो सेंसर बोर्ड का होता है। इसी सेंसर बोर्ड को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो हाल ही के अंदर राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष रविंदर भाकर हैं तथा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रविंदर भाकर ही हैं। अब हम बात करते हैं कि विलय का जो महत्व है, विलय का महत्व क्या है।
देखिए, ईमानदारी से कहूँगा कि विलिया का महत्व, ये दो तीन बातें मैं आगे लिखने वाला हूँ, आपसे शेयर करने वाला हूँ। ये प्री एग्जाम के अंदर आपके काम नहीं आने वाली है, लेकिन मेन एग्जाम के अंदर यदि आपके इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो ये मेन एग्जाम के पॉइंट है। तो मैंने कहा था हम केवल प्री पे फोकस नहीं करने वाले हैं, मेन पे भी फोकस करेंगे। तो विलिया की जो इंपॉर्टेंस है उनके बारे में बात करते हैं। पहला तो है बेहतर समन्वय। हमारे पास अब तक 5 इकाइयाँ हैं, 5 इकाइयाँ अपना अलग अलग काम करती थी, लेकिन यदि 5 इकाइयों को मिला दिया गया और एक इकाई में मिला दिया गया तो 5 के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से होगा, समन्वय अच्छे से होगा और अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगी। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास है बेहतर समन्वय। दूसरा, फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देना। तो 5 इकाइयाँ यदि मिलकर काम करेंगी तो अच्छी फिल्मों के निर्माण को क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें तो आप सभी जानते हैं ना, एकता में बल होता है, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, आप सभी जानते हैं। हालांकि इन इकाइयों की उपलब्ध संपत्ति का समय तो भारत सरकार के पास रहेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के ही उपक्रम है, सारे के सारे सरकारी उपक्रम है, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए उपक्रम है। तो इनकी जो भी संपत्तियां हैं उनका संपत्तियों पर अधिकार किसका रहेगा, भारत सरकार का रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन विलय से संबंधित मुद्दे हैं, कुछ एक चिंताएं, मुद्दे कह दूं या मैं चिंताएं कह दूं, कुछ ऐसी चिंताएं हैं जिनको लोगों ने जाहिर किया है। और क्या कह रहे हैं लोग, पहला कहते हैं कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के घाटे की स्थिति। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम जो हमारे पास PSU है, पहले से ही घाटे के अंदर चल रहा है, वो घाटे के अंदर चल रहा है। हमने उसकी घाटे की स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसके अंदर 4 इकाइयों को और हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। यदि 4 इकाइयाँ और उसके अंदर जोड़ देगी तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो अपने घाटे की स्थिति से उभर पाएगा। और यदि वो अपनी घाटे की स्थिति से नहीं उभर पाता है तो उसका कितना बड़ा लॉस हो सकता है और 4 इकाइयों को भी अपने साथ डुबा सकता है। तो ये चिंता का विषय हमारे पास पहला बना हुआ है। दूसरा, विलय को लेकर कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है, ये भी दूसरा चिंता का विषय है कि विलय करने का तो बात कह दिया गया, लेकिन कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है। क्योंकि आपको पता है जो पिक्चर्स है या जो सिनेमाई विरासत है, जो केमिकल के रूप में सुरक्षित रहती है या जिसको हम फोटो फिल्म कहते हैं उसके रूप में सुरक्षित रहती है, तो उनका विलय किस प्रकार से किया जाएगा, उनका ट्रांजेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा, इस सब के बारे में भी अभी हमारे पास कोई ठोस योजना नहीं बनी है, ये भी चिंता का विषय बना हुआ है। और तीसरा, यदि NFDC लाभ अर्जित नहीं करेगा तो विनिवेश की स्थिति है। तो मैंने अभी आपको पहले पॉइंट में बता ही दिया, यदि NFFC अभी घाटे के अंदर चल रहा है और यदि ये लाभ की स्थिति प्राप्त नहीं कर रहा है तो ये 4 इकाइयों को डुबो देगा अपने साथ, तो जो विनिवेश की स्थिति हमारे पास उत्पन्न हो जाएगी, ये चिंता का विषय बना हुआ है। भारतीय फिल्म उद्योग की स्थिति क्या है। भारतीय फिल्म उद्योग विश्व के अंदर फिल्म का सबसे बड़ा निर्माता है। एक आंकड़ा बताता है कि भारत के अंदर हर साल लगभग 3000 फिल्में बनाई जाती है। हर साल 3000 फिल्में, यदि मोटे मोटे तौर पे यदि मैं कहूँ तो प्रतिदिन 10 फिल्म भारत के अंदर बनाई जाती है। 10 फिल्म्स पर डे भारत के अंदर बनाई जाती है। तो भारतीय फिल्म उद्योग बहुत बड़ा है। और 2020 के वित्तीय वर्ष का डाटा हमारे पास है कि 2020 के अंदर भारत ने 183 बिलियन रुपए का व्यापार किया था भारतीय फिल्म उद्योग ने। तो अच्छा खासा हमारे पास फिल्म उद्योग है, बहुत बड़ा व्यापार है। तो ये हमारी पहली न्यूज़ थी। अब चलते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। चंडीगढ़ संबंधी प्रस्ताव। चंडीगढ़ क्या है आप सभी जानते हो। चंडीगढ़ वर्तमान में हमारे पास एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, अच्छे से आप जानते हो। दूसरा, आप ये भी जानते हो यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ 2 राज्यों की स्टेट कैपिटल है। कौन कौन से राज्यों की, एक पंजाब की स्टेट कैपिटल है और दूसरी किसकी है भाई, हरियाणा की ये स्टेट कैपिटल है। और यहाँ पर हमेशा से विवाद रहता है कि चंडीगढ़ पर अधिकार किसका है। टाइम टू टाइम ये विवाद हमेशा छिड़ता रहता है और हाल ही के अंदर भी चंडीगढ़ के संबंध में थोड़ा सा विवाद चल रहा है। क्या विवाद चल रहा है और क्या चंडीगढ़ के संबंध में प्रस्ताव लाया गया है, उस पर हम चर्चा करते हैं। फिर थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे चंडीगढ़ के बारे में भी। चर्चा में क्यों रहा, चर्चा में इसलिए रहा कि हाल ही के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें चंडीगढ़ को तुरंत पंजाब में शामिल करने जाने की मांग की है। चंडीगढ़ की जो नए वहाँ पर पंजाब में जो नई सरकार बनी है, आपकी सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री ने आते ही ये प्रस्ताव पेश किया था कि चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है पूर्ण रूपेण से और चंडीगढ़ को पंजाब को क्या कर देना चाहिए, ट्रांसफर कर देना चाहिए। ये मामला क्यों उजागर हुआ, इसका रीजन भी था कि चंडीगढ़ को लेकर पंजाब तथा हरियाणा के बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा है। और ये विवाद तब और ज़्यादा बढ़ गया जब केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों के लिए पंजाब सर्विस रूल की जगह सेंट्रल सर्विस रूल को अधिसूचित कर दिया। हाल ही के अंदर हमने देखा था कि जो गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी और उस अधिसूचना के अंदर उन्होंने कहा था कि जो भी चंडीगढ़ के अंदर जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, अब तक वो सारे के सारे कर्मचारी पंजाब सर्विस रूल के तहत रेगुलेट हुआ करते थे। उन पे जितने वेतन भत्ते जो कुछ भी था वो पंजाब के जो सर्विस रूल है उनके तहत उनको दिया जाता था। लेकिन सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने कह दिया कि अब उनको पंजाब के सर्विस रूल से नहीं बल्कि जो सेंट्रल सर्विस रूल है उनके द्वारा गवर्न किया जाएगा। तो एक हिसाब से अब तक पंजाब का उनके ऊपर अधिकार था, ये कह सकता हूँ डायरेक्टली, लेकिन अब उन पर किसका अधिकार हो जाएगा भाई, केंद्र सरकार का अधिकार हो जाएगा। इसी बात से पंजाब और हरियाणा का विवाद
विभाग बढ़ता चला गया और पंजाब सरकार को क्या लाना पड़ा, अपनी विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लाना पड़ा कि चंडीगढ़ को आप पंजाब के अंदर मिला दिया जाए। अब हम चर्चा करते हैं कि चंडीगढ़ का मुद्दा हमारे पास क्यों उठा और पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था। पंजाब का पुनर्गठन हुआ था 1966 के अंदर। आप सभी जानते हैं 1966 के अंदर पंजाब का पुनर्गठन हुआ था। उससे पहले हमारे पास केवल पूर्वी पंजाब हुआ करता था। 1966 में जो पुनर्गठन हुआ तो पंजाब जो हमारे पास आज के टाइम है उसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया था। कौन कौन से 4 पॉइंट? पहला तो उससे क्या बनाया गया था, पंजाब राज्य बनाया गया था जो आज का पंजाब हमारे पास है। दूसरा इससे क्या बनाया गया था, हरियाणा बनाया गया था जो आज का हरियाणा हमारे पास है। तीसरा इसमें से अलग किया गया था चंडीगढ़, जो आज का चंडीगढ़ हम देखते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये यूटी बना दिया गया, ये स्टेट बना दिया गया, ये स्टेट बना दिया गया। और चौथा हम देखते हैं कि इसके कुछ भाग जो है वो हिमाचल प्रदेश आज तो हमारे पास पूर्ण राज्य है, लेकिन उस टाइम हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य नहीं हुआ करता था। तो जो हिमाचल प्रदेश उस टाइम हमारे पास यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, तो कुछ भाग को हिमाचल प्रदेश के अंदर शामिल कर दिया गया था। तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत बहुत बड़ा क्या किया गया था, अभी स्ट्रक्चरल चेंज किया गया था पंजाब के अंदर। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तथा कुछ एक पार्ट को कहाँ मिला दिया गया, हिमाचल प्रदेश के अंदर मिला दिया गया था। अब हम बात करते हैं चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी कैसे बनी और कब बनी तथा इसके बारे में क्या प्रावधान किए गए थे। पंजाब आज़ादी से पहले के पंजाब की बात करें तो हमारे पास बहुत बड़ा पंजाब था भाई। पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान में चला गया और पूर्वी पंजाब इंडिया के अंदर रह गया। जो पश्चिमी पंजाब की बात करें तो पश्चिमी पंजाब के अंदर क्या हुआ करता था, लाहौर नाम का एक स्टेट हमारे पास, लाहौर नाम का डिस्ट्रिक्ट था या स्टेट था, जो भी हम कह देते हैं। तो लाहौर बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से बसा हुआ शहर माना जाता है, तो पश्चिमी पंजाब की राजधानी बना दिया गया लाहौर को। लेकिन जब इंडिया के अंदर बात आई कि पंजाब की राजधानी किसे बनाया जाए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी सोचा कि लाहौर की तर्ज के ऊपर ही हम इंडिया के अंदर इसकी राजधानी बनाएंगे। इसलिए चंडीगढ़ को एक नए शहर के रूप में व्यवस्थित किया था। आप चंडीगढ़ यदि कभी जाने का मौका मिले तो वहाँ देखना, आपको पता चल जाएगा कि इसको सुव्यवस्थित ढंग से बसाया गया है। अपने आप बसा हुआ शहर नहीं है। वहाँ की सड़कों की लंबाई देखना, रेक्टेंगल पे काट दी हुई सड़कें, सभी की चौड़ाई देखना, सभी के घरों के नक्शे देखना, जिस तरह से हाउसिंग बोर्ड के मकान होते हैं वैसे वहाँ मकान आपको देखने को मिलेंगे। तो वो सुव्यवस्थित ढंग से बसाया गया शहर है चंडीगढ़ जो है। तो चंडीगढ़ को बसाया गया था। उसके बाद चंडीगढ़ को क्या बनाया गया, पंजाब की राजधानी बनाया गया था। और जैसे ही चंडीगढ़ को बसाया जाता है, शुरू से ही पंजाब की राजधानी 1952 से चंडीगढ़ पंजाब की क्या रहा, राजधानी रहा। हरियाणा राज्य के गठन तक चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बना रहा, कोई दिक्कत नहीं रहा। 1966 तक जो है पंजाब की राजधानी कौन बना रहा, 1952 से लेके 66 तक पंजाब चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बना रहा। पंजाब की पुनर्गठन जब होने लगा 1966 के अंदर, तब केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि हरियाणा राज्य को अपनी अलग से राजधानी मिलेगी, कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी रहेगी लेकिन हरियाणा को अलग से अपनी राजधानी मिलेगी। 1970 में केंद्र सरकार ने कहा कि चंडीगढ़ राजधानी परियोजना क्षेत्र समग्र रूप से पंजाब में जाना चाहिए। इसीलिए पंजाब वाले कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा है और आप हमारे पास मिला दो, क्योंकि केंद्र सरकार ने 1970 में कहा था। और हरियाणा से ये कहा गया था कि वह 5 साल तक चंडीगढ़ में कार्यालय तथा आवासीय आवासों का उपयोग करे, तब तक वह करता रहे जब तक अपनी राजधानी नहीं बना लेता। हरियाणा को कह दिया कि आपके पास 4-5 साल है, 5 साल के अंदर आप अपने जो भी बनाने हैं, कार्यालय बनाने हैं, ऑफिस बनाने हैं, हाईकोर्ट बनाना है, वो आप बना लीजिए। उसके बाद आपको चंडीगढ़ छोड़ के चले जाना होगा। और चंडीगढ़ कहाँ मिला दिया जाएगा, भी पंजाब के अंदर मिला दिया जाएगा। हालांकि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश ही आज के टाइम बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, क्योंकि हरियाणा ने अब तक अपनी राजधानी बनाई ही नहीं है। पंजाब की राजधानी मैंने आपको बताया ना, 1952 के अंदर चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाया गया था। और 1952 में जब चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाया गया था, तब पंजाब की राजधानी विकास तथा विनियमन अधिनियम 1952 पारित किया गया था। और इस अधिनियम के तहत ये कहा गया था कि जो भी चंडीगढ़ की जो भी प्रॉपर्टी होगी, चंडीगढ़ की जो भी संपत्ति होगी, उस पर पंजाब तथा चंडीगढ़ का दोनों का अधिकार होगा। और किस अनुपात के अंदर होगा भाई, 60:40 के अंदर पंजाब का जो अधिकार होगा और चंडीगढ़ का जो अधिकार होगा, पंजाब का होगा 60% अधिकार तथा चंडीगढ़ का कितना होगा भी 40% अधिकार होगा। ये 1952 के अंदर तय किया गया था। चंडीगढ़ पर यदि हम बाद के दावे की हम बात करते हैं, देख लिया हमने 1970 तक हमने देखा केंद्र सरकार ने ये कहा था कि चंडीगढ़ पंजाब के अंदर मिलाया जाएगा। हरियाणा को कहा था कि आप ऐसा करो कि 5 साल के अंदर अंदर अपनी राजधानी बना लो। बाद में क्या हुआ कि 1973 के अंदर एक समझौता हुआ था, आनंदपुर शाही प्रस्ताव लाया गया था, जिसके अंदर 3-4 मामले रखे गए थे, उनकी चर्चा हम करते हैं। और उसी आनंदपुर शाही प्रस्ताव को लागू करवाने के लिए 18 अगस्त 1982 के अंदर अकाली दल, जो राजनीतिक दल है अकाली दल, आप जानते हो आज के टाइम में सुखबीर सिंह बादल या प्रकाश सिंह बादल की जो पार्टी है, उन्होंने पंजाब के पुनर्गठन अधिनियम के ऊपर असंतोष व्यक्त किया तथा कहा कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के अंदर जो हमने प्रस्ताव रखे थे, आप उन प्रस्ताव को पूरा करो। और ये प्रस्ताव क्या क्या थे? पहले प्रस्ताव में ये कहा गया था कि केंद्र सरकार का जो अधिकार है वो केवल 4 मामलों में रहना चाहिए, रक्षा के मामले में,
विदेशी मामले में, संचार में तथा मुद्रा तक केंद्र सरकार का इंटरफेयर केवल इन्हीं 4 मामलों के अंदर रहना चाहिए। बाकी सभी मामले राज्यों को सौंप देने चाहिए। जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो भी राज्यों को सौंप देनी चाहिए तथा चंडीगढ़ का पंजाब के अंदर पूर्ण रूप से क्या कर देना चाहिए, भी ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो इन मांगों को लेकर अगस्त 1982 के अंदर अकाली दल का जो राजनीतिक भाग है वो क्या कर रहा था, भी आंदोलन कर रहा था। और इसी के तहत 1985 के अंदर तब के भारत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे राजीव गांधी तथा अकाली दल के नेता हुआ करते थे हरचंद सिंह लोंगेवाला तथा राजीव गांधी के बीच में क्या हुआ, एक समझौता हुआ जिसे कहा जाता है राजीव लोंगेवाल समझौता। 1985 में राजीव लोंगेवाल समझौता इन दोनों के बीच में हुआ, हस्ताक्षर किए जाते हैं। उसमें बाकी समझौता अलग बात है, हम केवल चंडीगढ़ के बारे में बात करते हैं। तो चंडीगढ़ के अंदर कहा गया कि चंडीगढ़ में जो केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को पंजाब में स्थापित करने की सहमति व्यक्त की तथा 26 जनवरी 1986 को वास्तविक हस्तांतरण की तारीख तय कर दी गई। कह दिया गया 26 जनवरी 1986 को हम चंडीगढ़ को पंजाब के अंदर पूर्ण रूप से मिला देंगे। लेकिन होता क्या है कि लकीली कह दो या अनलकीली कह दो कि समझौता हुआ, समझौते के होने के 15-20 दिन के बाद ही, 1 महीने के अंदर अंदर ही संत हरचंद सिंह लोंगेवाल जो है उनकी हत्या कर दी जाती है आतंकवादियों के द्वारा। और जैसे ही इनकी हत्या होती है और ये जो हमारे पास समझौता था राजीव लोंगेवाल समझौता, ये भी अधूरा ही रह जाता है। इस समझौते पे एक्शन नहीं लिया जाता और आज भी चंडीगढ़ जैसा पहले हुआ करता था वैसे का वैसा बना हुआ है। तो ये तो केवल बात हमने चंडीगढ़ की है, लेकिन केवल चंडीगढ़ ही नहीं, इसके बाद के पंजाब और हरियाणा के बीच में हमेशा टसर रहा है कि पंजाब कहता है हमारा है, चंडीगढ़ कहता है हमारा है। वो पंजाब कहता है हमारा है चंडीगढ़ और हरियाणा कहता है कि हमारा है चंडीगढ़, हमेशा टसर रहता है। वो मुझे लगता नहीं है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिंदु थे वो हमने जान लिए हैं सारे। इसके साथ साथ जितने भी हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी पॉइंट मुद्दा चुनती है करंट से, उस मुद्दे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है कि सीधा चंडीगढ़ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वो तो वेल एंड गुड होगा, हमारे लिए पक्की पक्की खीर बन जाएगी। लेकिन यदि यूपीएससी ने चंडीगढ़ से सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस बार के एग्जाम के अंदर आके केंद्र शासित प्रदेश से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी, देखो क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी ने 2009 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने 2009 के अंदर, पुराने क्वेश्चन मैं आपके सामने उठा के लाया हूं ताकि मैं आपको केवल ये समझा सकूं कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछती है, किस तरह से क्रिएट करती है और हमारे पास किस तरह से आज का मुद्दा हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है और आज के मुद्दे के साथ कौन से और मुद्दे जोड़ लिए जाते हैं और क्वेश्चन क्रिएट कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था कि पंजाब का राज्यपाल समवर्ती रूप से चंडीगढ़ का भी प्रशासक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1 था और स्टेटमेंट नंबर 2 हमारे पास था केरल का राज्यपाल समवर्ती रूप से लक्षद्वीप का भी प्रशासक है। तो 2 पूछ लिया। आप ये तो जानते हो कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका जो प्रशासन चलाया जाता है वो सीधा केंद्र सरकार के किसी एजेंट के द्वारा चलवाया जाता है। या तो वो उपराज्यपाल होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, या प्रशासक होगा, या आयुक्त होगा, इन तीनों में से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। तो पूछा गया कि पंजाब का जो चंडीगढ़ का जो प्रशासक है वो कौन होगा और केरला का जो प्रशासक है वो कौन, लक्षद्वीप का जो प्रशासक है वो कौन होगा। कहा गया है, इन स्टेटमेंट में कहा है कि पंजाब का प्रशासक जो है वो कौन होता है, पंजाब का जो गवर्नर है वो होता है और लक्षद्वीप का कौन होता है, केरल का गवर्नर होता है। क्या ऐसा होता है या नहीं होता, हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पंजाब के बारे में मैं आपको बताऊं कि आप जानते हो कि 1984 के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार लाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले वहां पर व्यवस्था हुआ करती थी कि वहां पर एक प्रशासक नियुक्त किया जाता था, मुख्य आयुक्त जिसको हम कहते हैं, चीफ कमिश्नर। तो मुख्य आयुक्त नियुक्त किया जाता था और 1 जून 1984 से पहले मुख्य आयुक्त के द्वारा वहां पर प्रशासन चलाया जाता था। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है उसके बाद से ये मुख्य आयुक्त की जो परंपरा है चंडीगढ़ से समाप्त कर दी जाती है और कह दिया जाता है कि जो पंजाब का मुख्य राज्यपाल होगा वही राज्यपाल जो चंडीगढ़ का जो प्रशासन है उसको चलाएगा। तो हाल ही के अंदर जो व्यवस्था है वो ये है कि पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में काम करता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। केरल का राज्यपाल समवर्ती रूप से लक्षद्वीप का नहीं, भाई ऐसा नहीं है। लक्षद्वीप का अपना खुद का प्रशासक है, लक्षद्वीप का अपना खुद का जो प्रशासकीय कार्यालय है वो कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, वहां पर इसका प्रशासकीय कार्यालय है, वो उसका खुद का प्रशासन बैठता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, पहला सही है। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा, केवल ए। इस तरह से क्वेश्चन पूछती है। जैसे मैंने कहा 2009 का क्वेश्चन है, तो 2009-10 के अंदर ये ट्रेंड हुआ करता था कि 2 ही स्टेटमेंट पूछे जाते थे या 3-4 मैक्सिमम पूछे जाते थे। लेकिन इस बार ट्रेंड चेंज हो गया भाई, इस बार मैक्सिमम 7 स्टेटमेंट भी एक क्वेश्चन के अंदर पूछे गए थे। तो स्टेटमेंट आपके पास एक से ज्यादा हो सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एलिमिनेशन मेथड आपके लागू हो जाता है। उसकी हम चर्चा कभी यदि हम पेपर डिस्कस कर रहे होंगे तब करेंगे। आगे हम चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 ईयर कोटा रद्द किया है। इंपोर्टेंट है 1 ईयर कोटा। 1 ईयर कोटा क्या है, इसके बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपको एक
केस के बारे में बताना चाहता हूं। जब जब कोटा का मतलब आरक्षण है, ठीक है ना, आरक्षण की जब जब बात आती है तब तक एक सुप्रीम कोर्ट की फेमस वकील है इंदिरा साहनी, उनका नाम हमारे सामने आता है। 1992 के अंदर इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। वीपी सिंह सरकार ने जब वो दे दिया था, आरक्षण दे दिया था, मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करते हुए ओबीसी को आरक्षण दिया था, तब इंदिरा साहनी ने केस किया था केंद्र सरकार के ऊपर और फेमस डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। इंदिरा साहनी वाद के नाम से उसे जाना जाता है। उस डिसीजन के बहुत से पॉइंट थे, लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, उस डिसीजन के अंदर ये कहा गया था कि जो आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मैक्सिमम आरक्षण इंडिया के अंदर कितना दिया जा सकता है? 50% दिया जा सकता है। लेकिन यदि किसी राज्य के द्वारा 50% से ज़्यादा आरक्षण देना है, क्योंकि आरक्षण जो है आप जानते हो केंद्र सरकार भी दे सकती है, राज्य सरकारें भी दे सकती है। केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया आरक्षण केंद्र सरकार की नौकरियों में लागू होता है और राज्य सरकार के द्वारा दिया गया आरक्षण जो राज्य सरकार की नौकरियों के अंदर या एडमिशन के अंदर लागू होता है। तो यदि कहीं पर भी 50% से ज़्यादा आरक्षण देना है तो विशेष या अपवाद स्वरूप परिस्थितियां होगी ना, तभी दिया जाएगा। 50% से ज़्यादा कब दिया जाएगा? अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के अंदर ही दिया जाएगा, इससे अलावा नहीं दिया जा सकता है। ये आप एक पॉइंट याद रखना, क्योंकि इसी पॉइंट का हम आगे उपयोग करने वाले हैं। 1 ईयर कोटा रद्द किया है। चर्चा के अंदर क्यों हम ये बात करते हैं, हाल ही के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में वनियाकुल्ला क्षेत्रीय समुदाय को दिया गया आरक्षण जो था उसे कहा गया था 1 ईयर आरक्षण। वनियाकुल्ला क्षेत्रीय समुदाय के लिए 10.5% का आंतरिक आरक्षण रद्द कर दिया। आंतरिक आरक्षण क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि आरक्षण दे दिया गया ओबीसी को, आरक्षण दे दिया गया एससी को, आरक्षण दे दिया गया एसटी को, ठीक है ना। ये तो हमारे पास हो गया वैसे आरक्षण। अब मान लो ओबीसी के अंदर आप आरक्षण देते हो किसी को, कि मान लो ओबीसी को 20% आरक्षण, सपोज करो, एग्जांपल ले रहा हूँ, और उसके अंदर आप कहते हो कि 20% में 10% इनको है, 5% इनको है, 5% इनको है, तो ये हो गया आंतरिक आरक्षण। तो इसी प्रकार से वनियाकुल्ला समुदाय को आंतरिक आरक्षण दिया गया था एमबीसी में से 10.5% आरक्षण था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उस आंतरिक आरक्षण को क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। क्यों किया है? चर्चा करते हैं पूरी की पूरी। वनियाकुल्ला, पहले तो हम बात करते हैं जो वनियाकुल्ला क्षेत्रीय आरक्षण वो है क्या चीज। संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत संरक्षण प्राप्त 1994 के अधिनियम के तहत तमिलनाडु में 69% आरक्षण लागू होता है। ये पॉइंट समझना जरूरी है भाई। मैंने अभी आपको बताया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन तमिलनाडु हमारे पास ऐसा राज्य है जहाँ पर 69% भाई 19% ज़्यादा आरक्षण है, 69% आरक्षण दिया गया है। तो मैंने पहले कहा था कि अपवाद स्वरूप यदि परिस्थितियाँ होंगी तो 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। तो तमिलनाडु ने क्या किया? 69% आरक्षण किया तथा आप बताया कि हमारे यहाँ पर अपवाद स्वरूप परिस्थितियाँ हैं और उस आरक्षण को चैलेंज नहीं किया जा सके, इसलिए केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की 1994 के अंदर कि आप ऐसा करो, हमने जो आरक्षण दिया है उसको आप भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंदर डाल दो। आप अच्छे से जानते हो 9वीं अनुसूची हमारे पास वो अनुसूची है जिसके अंदर यदि किसी कानून को डाल दिया जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं लिया जा सकता। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं, लेकिन आधार केवल ये होगा कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता हो, या मैं कह दूं कि भारत की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हनन नहीं होता हो। केवल इसी आधार पर जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है, अदरवाइज उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो तमिलनाडु सरकार ने कहा कि हम 69% आरक्षण देते हैं, हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है अपवाद स्वरूप परिस्थितियां हैं, इस वजह से हम इतना आरक्षण देंगे और आप ऐसा करो केंद्र सरकार कि आप हमारे आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल दो। और भारत सरकार ने उनके आरक्षण को 9वीं अनुसूची के अंदर डाल दिया, इसलिए वहां पे कितना आरक्षण है? 69% का आरक्षण है। इस 69% आरक्षण में यदि हम बात करते हैं तो पहला है पिछड़े वर्ग को। पिछड़े वर्ग के अंदर ईसाई भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है। मुसलमान और ईसाइयों सहित पिछड़े वर्ग को 30% आरक्षण है। दूसरा एमबीसी को 20% है। एमबीसी हमारे पास क्या है? अति पिछड़ा वर्ग हो गया, एमबीसी को 20% है। अनुसूचित जाति को 18% है और जनजाति को वहां पर केवल 1% आरक्षण है। कुल मिलाकर 69% आरक्षण हो गया। लेकिन ये जो एमबीसी का आरक्षण है 20%, इसके अंदर ही हमारे पास 10.5% आरक्षण किसको है? वनियाकुल्ला समुदाय को है। एक हिसाब से मैं समझने की यदि हम कोशिश करते हैं तो जो एमबीसी जो हमारे पास है, एमबीसी को कुल आरक्षण कितना है भाई? 20% आरक्षण है। इस 20% आरक्षण में से जो वनियाकुल्ला समुदाय है उसको 10.5% आरक्षण हो गया और बाकी का जो 9.5% आरक्षण बच गया वो बाकी समुदायों को है। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। यह आरक्षण राज्य के अति पिछड़ा वर्ग तथा विमुक्त समुदाय अधिनियम 2021 के तहत प्रदान किया गया है। तो ये जो 10.5% आरक्षण दिया गया ये पहले नहीं था, ये अभी 2021 के अंदर इसको प्रदान किया गया, ये पहले नहीं हुआ करता था। और किस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है?
राज्य अति पिछड़ा वर्ग तथा विमुक्त समुदाय अधिनियम 2021 के तहत प्रदान किया गया है। इसमें वनियाकुल्ला क्षेत्रीय समुदाय, वनियाकुल्ला क्षेत्रीय समुदाय के अंदर कौन कौन आता है भाई? वनियार, बनिया, वनिया गोंडर, गोंडर या कंदर, पड़याची, पल्ली तथा अग्निकुल, ये समुदाय हैं, इनको शामिल किया गया है। और इनको जो आरक्षण दिया गया है उसका आधार क्या माना है तमिलनाडु ने? तमिलनाडु ने कहा है कि 1983 के अंदर हमने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था और हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था कि जो वनियाकुलर समुदाय है वो 13.1% है। यदि 13.1% है तो उनको 10% आरक्षण दिया जाना वाजिब है, क्योंकि आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि 13.1% ये लोग हैं तो 13.01% ये लोग हैं, तो इनको यदि हम 10.5% आरक्षण दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और रद्द क्यों कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वनियाकुलर क्षेत्रीय समुदाय को आप 10.5% आरक्षण दे रहे हो, ये क्या है? समानता, गैर भेदभावपूर्ण है तथा तमिलनाडु सरकार के जो एमबीसी है ना, एमबीसी के अंदर 125 के या 120 के 120 प्लस इसके अंदर क्या है समुदाय है। तो ये कहते हैं कि आपने इसमें से जो 5 या 7 समुदाय है उनको तो आपने दे दिया 10% आरक्षण, और बाकी के जो हमारे पास 115 के लगभग समुदाय बच गए उनको कितना दिया आपने? 9.5%। तो एक हिसाब से आप ये तो भेदभाव कर रहे हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ ये समानता का बर्ताव नहीं हो रहा है। 115 समुदायों को आप 9.5% दे रहे हो और 5 या 7 समुदायों को आप कितना दे रहे हो? 10.5% दे रहे हो। ये इलॉजिकल सा लगता है और इनके मौलिक अधिकारों का हनन, समानता के मौलिक अधिकार का क्या करता है? हनन करता है। इसलिए हम जो इंटरनल रिजर्वेशन इसको हम क्या करते हैं? रद्द करते हैं। और एमबीसी का जो 20% आरक्षण है ओपन आरक्षण रखते हैं कि सभी के लिए कितना आरक्षण होगा भाई? 20% आरक्षण होगा। राज्य के अति पिछड़ा वर्ग कोटे के 20%, ये मैंने जो आगे बात का वही लिखा है, 10.5% का आरक्षण इस श्रेणी के अन्य 115 समुदायों को देने की विशिष्टता का आधार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था। तो आरक्षण के मामले में ये तो मैंने आपको बताया, वनियाकुल्ला आरक्षण की बात की। लेकिन साथ ही साथ आपको यदि एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16 को अच्छे से पढ़ना होगा। साथ ही साथ जो भारतीय संविधान के संशोधन किया गया, 103वां संशोधन किया गया, 105वां संशोधन किया गया, दोनों ही आरक्षण से संबंधित थे, उनको भी अच्छे से पढ़ना होगा। भारत में आरक्षण का आधार क्या है इसको पढ़ना होगा। क्रिमिलेयर क्या है, नॉन क्रिमिलेयर क्या है, इसको आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ये सभी बातें हाल ही के अंदर चर्चा के अंदर रही है। साथ ही साथ इसे लिंक एक बात और करता हूं, हाल ही के अंदर चर्चा के अंदर है जातिगत जनगणना। खास करके ओबीसी की जनगणना करवाने के लिए बहुत से राज्य, बिहार राज्य होगा, उत्तर प्रदेश राज्य होगा, बहुत से राज्य या जो कुम्हार समाज है या ओबीसी समाज जो है वो इसके बारे में लगातार चर्चा कर रहा है कि हमारी जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए। तो जातिगत जनगणना को डायरेक्ट लिंक किया जा सकता है आरक्षण से, क्योंकि वो जनगणना इसीलिए करवाना चाहते हैं कि उनको पता है कि हमारी जनसंख्या बढ़ गई है और उस रूप में हमारे पास आरक्षण नहीं है। तो ये जातिगत जनगणना होती है तो आरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा या कमी मिलेगी। तो इसलिए ये सभी टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं ये इससे ही संबंधित होंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यदि आप अपनी तैयारी मुकम्मल करना चाहते हो तो उन टॉपिक पे भी ध्यान देना, साथ ही साथ जो करंट टॉपिक है इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। मृत्युदंड प्रणाली में सुधार। मृत्युदंड क्या है भाई? आप जानते हो भारत के अंदर मृत्युदंड का प्रोसेस है फांसी की सजा देना, और कोई तरीका नहीं है। अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन भारत में केवल एक ही तरीका है, फांसी की सजा देना। तो मृत्युदंड प्रणाली के अंदर सुधार करने की चर्चा की है। हाल ही के अंदर चर्चा में क्यों रहा है? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बेंच में मृत्युदंड से संबंधित प्रक्रिया की व्यापक जांच करने हेतु सहमति जताई है, क्योंकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन न्यायाधीशों को आजीवन कारावास तथा मृत्युदंड की सजा के बीच में चयन करना होता है उनके पास मामले से संबंधित व्यापक सूचनाएं उपलब्ध होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन जो मृत्युदंड जो है, वैसे मैं बात बताऊं कि भारत के अंदर मृत्युदंड जो है हम आगे देखने वाले हैं, गंभीर से गंभीर अपराध जो होते हैं उन्हीं के अंदर दिया जाता है या विरलतम से विरलतम अपराध में दिया जाता है। तो ये डिसाइड करना होता है जज साहब को कि किसी व्यक्ति को कन्विक्ट घोषित कर दिया गया, दोषी घोषित कर दिया गया, वो तो उसका दोष हो गया कि आप दोषी हो। दोषी घोषित करने के बाद अगली सुनवाई जो होती है उस पर सजा की सुनवाई कहते हैं, उसमें डिसाइड किया जाता है कि आपको सजा क्या मिलेगी। तो अपराध करना अलग बात है, उस अपराध की सजा, अभी अपराध के लिए दोषी देना आपको अलग बात है और सजा देना आपको अलग बात है। तो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कि जब सजा सुनाई जा रही है तब सजा के एक एक पॉइंट या उस व्यक्ति को कौन सी सजा देनी चाहिए उसके बारे में एक एक बात जो है ना न्यायाधीश महोदय को पता होनी चाहिए। अपराध किस परिस्थिति में किया गया, क्या किया गया, जितनी भी सर्कमस्टांसेस थी, जो भी जानकारी न्यायाधीश के सामने होनी चाहिए जो सजा को इफेक्ट कर सकती है, प्रभावित कर सकती है, वो सारी जानकारियां, व्यापक सूचना जो है न्यायाधीश महोदय के पास होनी चाहिए, ताकि वो ये डिसाइड कर सके
कि यदि उनको डिसाइड करना हो कि आजीवन कारावास दूं या मृत्यु दंड दूं, तो किसी एक को नेग्लेक्ट कर सके था दूसरे को सिलेक्ट कर सके, वो तभी कर पाएंगे जब उनके पास प्राप्त जानकारियां होंगी। आधी अधूरी जानकारी की वजह से वो उनको गलत सजा दे सकते हैं, और भारत नहीं चाहता है या भारत का संविधान नहीं चाहता है कि गलत सजा मिले। भारतीय संविधान का एक पेट वाक्य है कि 100 अपराधी चाहे छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। भारतीय संविधान ऐसा कहता है। इससे पहले हम बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्यु दंड की सजा के मामले में उपलब्ध सूचनाओं के न्यून आकलन पर प्रक्रिया पर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि हम मृत्यु दंड की सजा दे तो देते हैं, लेकिन उनकी सूचनाएं हमारे पास न्यून होती है, इसलिए हमें चिंता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि हम सुनवाई करने को तैयार हैं कि सूचनाएं प्राप्त कैसे मिले। न्यायालय उन प्रक्रिया में सुधार करने की कवायद कर रहा है जिनके द्वारा मौत की सजा के मामले में आवश्यक जानकारी अदालतों के सामने लाई जाती है। अब है मृत्यु दंड का अर्थ। ध्यान से देखिए, मृत्यु दंड जो है एक हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है, या कह दूं विवाद का विषय रहा है, डिबेट का टॉपिक है। और जो टॉपिक डिबेट की होते हैं वो आपके लिए ऐसे राइटिंग के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाते हैं। तो आपके एग्जाम के अंदर ऐसे राइटिंग के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक बनने वाला है कैपिटल पनिशमेंट। किसी न किसी रूप के अंदर कैपिटल पनिशमेंट आपके एग्जाम के अंदर ऐसे राइटिंग में देखने को मिल सकता है। तो मेरा आपको सजेशन रहेगा, बड़े भाई होने के नाते मान लो, छोटा भाई होने के नाते मान लो, गाइड होने के नाते मान लो, जो कुछ आप मानना चाहते हो उसके नाते मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि मृत्यु दंड के ऊपर आप एक अच्छा खासा ऐसे तैयार करो। हिंदी के अंदर भी तैयार करो, इंग्लिश के अंदर भी तैयार करो, या जो भी आपकी सेकंड लैंग्वेज है उसके अंदर भी आप तैयार करो, ताकि एग्जाम के अंदर यदि आपके 15-20 मिनट आपने लिखे हों अपनी बुक के ऊपर, अपनी हैंड राइटिंग के अंदर लिखे हों, और एग्जाम के अंदर हूबहू यदि आपको ऐसे देखने को मिल जाए, तो 15-20 मिनट यदि एग्जाम में आप स्ट्राइक कर गए, तो मुझे पता ही है, तो ऐसे लिखने में आपको दिक्कत ही नहीं आएगी और अच्छा खासा आप स्कोर कर लोगे। मृत्यु दंड का अर्थ, ये जो मैं 5-6 पॉइंट यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ, ये आपके ऐसे के अंदर हूबहू आप लिख सकते हो। मौत की सजा, जिसे मृत्यु दंड भी कहा जाता है, किसी अपराधी को उसके आपराधिक कृत्य के द्वारा अदालत के द्वारा मिलने वाला सर्वोच्च दंड है। मृत्यु दंड से बड़ा तो क्या दंड मिलेगा? आमतौर पर यह सजा हत्या, बलात्कार, देशद्रोह आदि अत्यंत गंभीर मामलों में दी जाती है। हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, देशद्रोह, इन्हीं मामलों के अंदर मृत्यु दंड दिया जाता है, बाकी मामलों में नहीं दिया जाता है। मृत्यु दंड का सबसे खराब अपराधों के लिए सबसे उपयुक्त सजा तथा प्रभावी निवारक के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि इसका विरोध करने वाले इसे अमानवीय मानते हैं। इस प्रकार मौत की सजा की नैतिकता बहस का विषय है। मैंने कहा ना, ये बहस का विषय भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और दुनिया भर के कई मानवाधिकारवादी तथा समाजवादी लंबे समय से मौत की सजा को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। ये सारे के सारे टॉपिक आप अपने नोटबुक के ऊपर लिख के रख सकते हो, ताकि एग्जाम में यदि क्या आता है, ऐसे राइटिंग यदि आता है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आजीवन कारावास तथा मृत्यु दंड के बीच में चयन, हमने देखा कि आजीवन कारावास और मृत्यु दंड दोनों ही दिए जा सकते हैं। और जहाँ जहाँ पर मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान है ना, वहाँ पर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान किया गया है। तो मृत्यु दंड होना चाहिए या ना होना चाहिए, ये भी एक डिबेट का विषय है। टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों के अंदर डिसाइड किया है कि मृत्यु दंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किन मामलों के अंदर होना चाहिए। तो मई 1980 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जब डिसाइड कर रहा था, एक मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, बच्चन सिंह वाद सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। और बच्चन सिंह वाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि एक फ्रेमवर्क तैयार करे, एक फ्रेमवर्क बताए जिसके तहत हम मृत्यु दंड की सजा को बता सकेंगे, मृत्यु दंड की सजा किन किन मामलों के अंदर दी जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक फ्रेमवर्क बनाया। और फ्रेमवर्क में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता में यह स्पष्ट है कि आजीवन कारावास जो है डिफॉल्ट सजा होगी, तथा न्यायाधीश एक विशेष उपकरण के तौर पर मृत्यु दंड का प्रावधान करेगा। तो जो बच्चन सिंह वाद के अंदर कहा गया, वो कहा गया कि यदि आपको आजीवन कारावास तथा मृत्यु दंड के बारे में सुनना है, तो बाय डिफॉल्ट जो सजा दी जाएगी वो आजीवन कारावास दी जाएगी। बाय डिफॉल्ट जो सजा दी जाएगी वो क्या दी जाएगी? आजीवन कारावास दी जाएगी। अब आजीवन कारावास तो आपको दे दिया गया बाय डिफॉल्ट। अब देखा जाएगा कि आजीवन कारावास, आपने जो अपराध किया है उस अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा कम है या ठीक है। आपकी देखा जाएगा आपने अपराध किन परिस्थितियों के अंदर किया, आपने क्या क्या किया। जैसे रेप की बात करता हूँ, आपने रेप किन परिस्थितियों के अंदर किया, किसके साथ किया। मान लो आपने 3 साल के बच्चे के साथ रेप किया हो, 6 महीने के बच्चे के साथ रेप किया हो, तो भाई आजीवन कारावास की सजा क्या आपको यदि 5 बार भी मृत्यु दंड दे दिया जाए तो भी कम होगा, है ना। तो बाय डिफॉल्ट तो आपको क्या दिया जाएगा? आजीवन कारावास दिया जाएगा। लेकिन आजीवन कारावास के बाद लेयर टू लेयर जोड़ी जाएगी, पॉइंट जोड़े जाएंगे कि ये पॉइंट ऐसा है जो कहता है इसको आजीवन कारावास नहीं मृत्यु दंड मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट ऐसा है इसको आजीवन कारावास नहीं मृत्यु दंड मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कहता है कि आप पॉइंट टू पॉइंट इतने पॉइंट गिन लो कि आप
का माइंड जो है इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाए कि मृत्यु दंड ही इसके लिए प्राप्त सजा है, आजीवन कारावास किसी भी रूप में इसके लिए उपयुक्त नहीं है। जब आपके पास इतने पॉइंट हो जाए कि आप हर रूप से आजीवन कारावास को नाकार सको, तभी आपको क्या देनी है, मृत्यु दंड की सजा देनी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बच्चन सिंह वाद के अंदर। और ये जो मैंने कहा कि आप हर तरह से आजीवन कारावास को नाकार सको, ऐसा मामला कहलाता है दुर्लभ से दुर्लभ मामला या विरलतम से विरलतम मामला, रेयर टू रेयर केस इसको कहा जाता है। कौन सा मामला भाई? रेयर टू रेयर केस। तो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसाइड किया गया है अपन फ्रेमवर्क के अंदर कि मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है केवल और केवल रेयर टू रेयर केस के अंदर ही दी जानी है, इसके अलावा नहीं दी जानी है। निर्णय ने यह भी स्पष्ट किया कि मृत्युदंड देने से पहले न्यायाधीश को चाहिए कि वे आजीवन कारावास की सजा को निर्विवाद रूप से समाप्त कर दें। मैंने ये भी कहा ना कि आप इतने पॉइंट तैयार कर लो, इतने पॉइंट आपके पास हो कि आप इस बात को नकार सको कि नहीं यार आजीवन कारावास इसके लिए ठीक नहीं है। आपके अंदर से आवाज आ जाए तब आप कह दो यार आजीवन कारावास तुम नकार दिया, अब बचा क्या मृत्युदंड, हम आपको क्या देंगे, मृत्युदंड देंगे। भारतीय संदर्भ में यदि मृत्युदंड की स्थिति को देखा जाता है तो यदि हम शुरू में बात करते हैं 1955 से पहले की यदि हम बात करते हैं तो 1955 से पहले भाई इंडिया गुलाम था। अंग्रेजों के द्वारा लिखी गई सीआरपीसी थी, भारतीय अपराध प्रक्रिया संहिता, जिसके अंदर कहा गया है कि सजा किस प्रकार से सुनाई जाएगी या जो मामले हैं उनका प्रोसेस किस प्रकार से न्यायालय के अंदर होता है। 1955 से पहले ये कहा गया था कि बाय डिफॉल्ट आपको देनी है मौत की सजा और अपवाद स्वरूप आपको देना है आजीवन कारावास। लेकिन बाद में 1973 में इसमें चेंज किया गया और साथ ही साथ हमने देखा 1980 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया। तो आज के टाइम में हमारे पास क्या है भी बाय डिफॉल्ट जो दिया जाता है आजीवन कारावास दिया जाता है और अपवाद स्वरूप जो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है भी मौत की सजा दी जाती है। आपराधिक यदि आंकड़ों की बात करता हूं तो आपराधिक आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर 720 लोगों को फांसी की सजा हुई है, जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौत की सजा पाने वाले लोगों का एक छोटा सा अंश है। अधिकांश मामलों में मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था और कुछ मामलों में उच्च न्यायालय के द्वारा बरी कर दिया गया था। यदि हम अब तक हम बात करते हैं आज़ादी से लेकर अब तक तो 720 ऐसे मामले हैं जिनमें लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, फांसी दे दी गई है 720 मामलों के अंदर। ऐसा नहीं है कि 720 लोगों को ही फांसी की सजा सुनाई गई हो। डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी अधिकार होता है कि वो फांसी की सजा सुना सकता है। हजारों लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा, लेकिन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते उस फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। या ऐसा हो जाता है कि कुछ एक मामलों के अंदर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको बरी भी कर देता है। वो अपने सुप्रीम कोर्ट का विवेक है, हाई कोर्ट का विवेक है। तो अब तक 720 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, ये दी जा चुकी है। ये हमारे पास एक आंकड़ा था। तो मैंने कहा मृत्युदंड आपके पास जितना इंपॉर्टेंट है मैंने करवा दिया। बाकी अगर आप एक बहुत अच्छा ऐसे यदि इसके ऊपर तैयार कर सकते हो तो आपके लिए ऐसे राइटिंग के अंदर बहुत आसानी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि जितना हम करंट अफेयर करेंगे उस करंट अफेयर के दौरान मैं आपको 15 से 20 ऐसे टॉपिक आपको बता दूंगा जो आपके ऐसे राइटिंग के अंदर आ सकते हैं। और उस 15 से 20 टॉपिक में से इतनी हमारी बुरी किस्मत तो नहीं होगी कि 2 या 3 टॉपिक भी नहीं आए। यदि दोनों पेपर के अंदर हमारे पास 2-2 टॉपिक भी पढ़ जाते हैं, मान लो सपोज करो ये 2-2 टॉपिक भी पढ़ गए तो हमारा ऐसे दिन बन गया हमारा। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप एक डायरी लेके रखिएगा अपने पास, एक छोटी सी डायरी ही लगा लो, चाहे जो टॉपिक मैं आपको ऐसे राइटिंग के बताता जाऊँ ना, आप उन टॉपिक को नोट करते जाओ अपनी डायरी के अंदर और उस टॉपिक के बारे में जो आपको पॉइंट कहीं से भी मिलते हो वो पॉइंट उसके ऊपर लिखते जाओ। यदि आपने 15 टॉपिक के 15 या 20 यदि पॉइंट आपने लिख लिए तो यकीन मानिए आपके ऐसे राइटिंग का पेपर आप यदि फेस करते हो, परी क्लियर होने के बाद यदि मेन में ऐसे राइटिंग का पेपर आप फेस करते हो तो आपका दिल गार्डन हो जाएगा, खुश होकर आप एग्जाम से बाहर निकलोगे, यार मजा आ गया, हम तो ऐसे राइटिंग के जैसे ही टेंशन लिया करते थे। अदरवाइज ऐसे राइटिंग एक बर्डनसम हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। अगली न्यूज की तरफ हम जाते हैं। सामूहिक विनाश के हथियार तथा उनकी आपूर्ति प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियां निषेध संशोधन अधिनियम 2022। जो हमारे पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं जिनको हम परमाणु हथियार कह सकते हैं, वैसे हथियार जो सामूहिक रूप से अंदर या बहुत ही बड़ा क्या कर सकते हैं भाई, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे हथियारों को हम कहते हैं सामूहिक विनाश के हथियार। उनकी आपूर्ति प्रणाली या गैर कानूनी गतिविधियां संशोधन अधिनियम 2022 पारित किया गया। ये अधिनियम हमारे पास पहले से था, 2005 से था, उसमें हाल ही में संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया हम चर्चा में करते हैं। चर्चा में क्यों है? हाल ही में भारत सरकार ने लोकसभा में सामूहिक विनाश के हथियार तथा उनकी आपूर्ति प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियां निषेध संशोधन अधिनियम 2022 पेश किया है। इस अधिनियम का उद्देश्य सामूहिक विनाश के हथियार तथा उनकी आपूर्ति प्रणाली गतिविधियां अधिनियम 2005 में संशोधन करना है। क्यों किया गया अभी? 2005 का जो अधिनियम था उसे संशोधन किया गया है। इस अधिनियम में सामूहिक प्रणाली के हथियार कौन से हमारे पास? विनाश के हथियार, जैविक हथियार, रासायनिक हथियार तथा परमाणु हथियारों तथा उनकी वितरण प्रणालियों से संबंधित गैर कानूनी गतिविधियों को शामिल किया गया है। ये तो मैंने अधिनियम के बारे में बात की। संशोधन
आवश्यकता क्यों पड़ती है? सामूहिक विनाश के हथियारों से संबंधित मौजूदा अधिनियम ऐसी वितरण प्रणालियों के वित्तीय पहलू को कवर नहीं करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए नए प्रावधान की आवश्यकता थी। यदि हम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय दायित्व या अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो हमारी है उनके तहत ये भी कहा गया है कि इन हथियारों का प्रावधान करने वाले जो भी लोग फाइनेंस करने वाले इनको लोग हैं या जो इनका वित्तीय जो उनको सहायता देने वाले लोग हैं, आप उनको भी पकड़ो, उनके भी ऊपर भी आप अपनी कड़ी नजर रखो। लेकिन 2005 का जो हमारा अधिनियम था वो हथियार बनाने वालों के ऊपर, हथियार का ट्रांसपोर्ट करने वालों के ऊपर, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजने वालों के ऊपर, जिसको हम तस्करी कह सकते हैं, उनके ऊपर तो ये कड़ा प्रावधान करता था, लेकिन वित्तीय पहलू को नहीं छूता था। इसलिए वित्तीय पहलू को कवर करने के लिए हमने क्या किया, भी संशोधन किया है 2022 के अंदर। विधेयक का लक्ष्य क्या है? विधेयक का 3 लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। पहला लक्ष्य सामूहिक विनाश के हथियारों से संबंध गतिविधियों के वित्त पोषण को प्रतिबंधित करना। मैंने कहा ना वित्तीय पहलू को अब तक वो नहीं छूता था, तो अब हमने है कि जो भी सामूहिक हथियारों से संबंधित गतिविधियां हैं उनको जो भी फाइनेंशियल एड देता है, वित्तीय सहायता देता है, उसको क्या करना है, प्रतिबंधित करना। दूसरा, इस तरह के वित्त पोषण को रोकने के लिए केंद्र को धन, वित्तीय संपत्ति, आर्थिक संसाधनों को फ्रीज करने, जब्त करने या संग्रह करने का अधिकार होगा। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है कि यदि ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति इन हथियारों के प्रोत्साहन के लिए क्या देता है, वित्तीय पोषण देता है, तो उस व्यक्ति की जितनी भी संपत्ति है, जितने भी वित्तीय खाते हैं, जितने भी उसके आर्थिक संसाधन हैं, उन सबको फ्रीज किया जा सकता है, कुर्क किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है। भारत सरकार को ये अधिकार मिलता है। और तीसरा, सामूहिक विनाश के हथियारों तथा उनकी वितरण प्रणाली के संबंध में किसी भी निश्चित गतिविधि के लिए धन, वित्तीय संपत्तियां, आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाने से रोक लगाना। तो मेन उद्देश्य इस संशोधन का यही है कि जो फाइनेंशियल एड इनको दी जाती है उसको हर तरह से क्या करना है, भी रोकना है। सामूहिक विनाश के हथियार हम किसको कह सकते हैं? सामूहिक विनाश के हथियार ऐसे हथियार सम्मिलित है जो बड़े पैमाने पर मौत तथा विनाश को करने की क्षमता रखते हैं। यह है यदि एक शत्रु शक्ति के हाथों में इनकी उपस्थिति हो जाती है तो इसको गंभीर खतरा माना जा सकता है। आम बात है ये तो। सामूहिक विनाश के हथियारों के अंदर परमाणु हथियार, जैविक हथियार तथा रासायनिक हथियार, 3 तरह के हथियार, परमाणु हथियार हो गए, जैविक हथियार हो गए तथा रासायनिक हथियार हो गए, ये तीनों हथियार इसमें शामिल किए जाते हैं। इन्हें NBC हथियार, N का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियर, B का बायो, सी का केमिकल, तो न्यूक्लियर वेपन्स, बायो वेपन्स तथा केमिकल्स वेपन को शामिल किया गया है। और सामूहिक रूप से इनको क्या कहा गया है, NBC वेपन कहा गया है। इनके प्रचार को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास विश्व में कौन कौन सी संधियां की गई है? तो विश्व में हमारे पास 3 संधियां महत्वपूर्ण हैं। पहली हमारे पास 1968 में की गई थी परमाणु अप्रसार संधि, 1972 में की गई थी जैविक हथियार का सम्मेलन किया गया था, 1973 में हमारे पास, 1993 के अंदर रासायनिक हथियारों का सम्मेलन। ये देखो परमाणु हथियारों के बारे में है, ये बायो केमिकल वेपन्स के बारे में और केमिकल वेपन्स के बारे में है। तीनों के बारे में अलग अलग संधियां की गई हैं। भारत की यदि हम बात करते हैं तो भारत ने ये जो 1972 में जैविक हथियार संधि थी इस पे साइन किए हैं, 1993 की जो रासायनिक हथियार संधि थी इस पे साइन किए हैं, लेकिन जो हमारे पास न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन संधि थी इसके ऊपर हमने साइन नहीं किए हैं। परमाणु अप्रसार संधि पे साइन नहीं करने का हमारा एकमात्र कारण ये है कि भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया था। इसमें कहा गया है जिन राष्ट्रों के पास वीटो पावर है, 5 राष्ट्र, वो परमाणु का प्रसार कर सकते हैं और उन 5 के अलावा कोई भी राष्ट्र परमाणु नहीं बना सकता। इसलिए हमने कहा कि या तो सभी के लिए खत्म करो या हम भी बनाएंगे, इसलिए हम परमाणु हथियार बनाते हैं। हमने परमाणु अप्रसार संधि पे अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो ये तो हमारे पास था सामूहिक विनाश के हथियारों के जो संशोधन हमारा किया गया था। इसके साथ ही साथ यदि आप अपनी तैयारी को मुकम्मल करना चाहते हो तो भारत के पास या विश्व में कौन कौन से देशों के पास कौन से हथियार हैं तथा ये जो 3 संधियां मैंने बताई हैं, छोटे छोटे तौर पे मैंने इनका नाम लिए है, आप इनको भी डिटेल के अंदर यदि पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो ताकि आपकी तैयारी मुकम्मल हो सके तथा कहीं से भी क्वेश्चन आपके मार्क्स कटने की संभावना ही नहीं रहे। आपको एग्जाम की तैयारी करते टाइम आपको उस लेवल पे सोचना पड़ता है जिस लेवल पे एग्जामिनर खुद सोचता है। आपको अपने आप को एग्जामिनर की जगह बिठा के देखना पड़ेगा और क्वेश्चन क्रिएट करके देखने पड़ेंगे। यदि मैं एग्जामिनर होता तो इस पॉइंट से, इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन क्रिएट कर सकता था, कहाँ से मैं क्वेश्चन निकाल सकता था। यदि आप इस तरह से क्वेश्चन निकालने लग जाओगे तो आप काफ़ी हद तक एग्जामिनर की अप्रोच को फॉलो कर पाओगे, उसके माइंड तक आप पहुँच पाओगे और 70-80% क्वेश्चन आप गेस कर सकते हो कहाँ से आएंगे और 50-60% मार्क्स आप अचीव कर सकते हो। और बड़ी यदि 50% मार्क्स भी आप अचीव करते हो बड़ी आसानी से आपका प्री एग्जाम जो है क्लियर हो सकता है और मेन एग्जाम भी क्लियर हो सकता है। अगली न्यूज की तरफ जाते हैं। UIDAI उदय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण,
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया उदय की कार्यप्रणाली पर सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट। आपको पता है कि जो आधार जो था 2015 के अंदर शुरू हुआ था और आधार के बारे में जो कुछ भी काम करने वाली जो हमारे पास संस्था है उसका नाम उदय है, UIDAI है। 2015 से लेकर 2019 तक 4 साल की अवधि में इसने जो काम किया है उसकी एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई थी सीएजी के द्वारा, सीएजी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या कहा गया है इसमें चर्चा हम बात करते हैं। पहले देखें चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने आधार कार्ड जारी करने से संबंधित कई मुद्दों पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आलोचना की है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसमें कमियां हैं कुछ न कुछ। ये आलोचना देश के स्वतंत्र लेख परीक्षक द्वारा उडई के पहली प्रदर्शन समीक्षा का हिस्सा है, जिसे 2015 से 2019 के बीच में 4 साल की अवधि में किया गया। 4 साल की अवधि के दौरान उन्होंने क्या किया उसकी समीक्षा की, उसके दौरान उन्होंने क्या दी है भाई आलोचना की है और कौन कौन से मुद्दों के ऊपर आलोचना की है हम देखते हैं। सीएजी के द्वारा रेखांकित मुद्दे कौन कौन से हैं। पहला मुद्दा हमारे पास भाई आधार जो है ना, आधार के ऊपर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि आधार हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है और एक डिस्प्यूटेड मुद्दा है भैया। तो सीएजी ने रिपोर्ट में कह दिया तो ये और ज्यादा डिस्प्यूट हो जाएगा, इसके ऊपर विवाद रहेगा। तो आधार भी आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। आधार उडई के बारे में और आधार के बारे में संपूर्ण जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सीएजी ने क्या कहा है, पहला निवास प्रमाण हेतु दस्तावेज नहीं। सीएजी ने कहा है कि जो आप आधार बनाते हो ये भाई आपका जो रेजिडेंशियल प्रूफ तो है ही नहीं, और आप आधार बनाने के लिए नए मूल निवासी लेते हो, नए कुछ और लेते हो, नए कोई आप एड्रेस प्रूफ लेते हो। और ये तो कहा दिया गया कि ध्यान से देखिए, भारत के अंदर आधार संख्या केवल उन व्यक्तियों को जारी की जाती है जो आवेदन की तारीख से पहले 12 महीनों से या 182 दिनों से उस स्थान पर रहते हैं, भारत में निवास कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति 12 महीनों से इंडिया के अंदर निवास कर रहा है, 1 से या 182 दिनों से लगातार भारत में निवास कर रहा है, तो आप उसको आधार दे देते हो। ये कौन सा तरीका हुआ भाई। यदि आधार मिल जाता है तो न ही वो भारत का नागरिक बन पाता है, न ही वो उसका रेजिडेंशियल कोई प्रूफ बन पाता है। तो ये तो एक आलोचना वाला सब्जेक्ट है कि जो निवास स्थान का ये प्रूफ नहीं है, ये हमारे पास गलत है, और न ही आप निवास स्थान का प्रूफ लेते हो, ये भी गलत है। दूसरी बात, डी डुप्लीकेशन की समस्या। आधार बनाया तो इसलिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, विशिष्ट पहचान नंबर है। ये कहा गया कि एक व्यक्ति को एक ही नंबर मिलेगा, लेकिन ध्यान से देखिए सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार उदय में डुप्लीकेट होने के कारण 4,75,000 से अधिक आधार नवंबर 2000 तक रद्द किए जा चुके हैं। 4,75,000 आधार इसलिए रद्द किए गए भी डुप्लीकेट आधार थे, एक ही व्यक्ति ने 2 आधार बना लिए। 4,75,000 लोगों ने 2 आधार बना लिए और आप कहते हो कि विशिष्ट पहचान पत्र है, डुप्लीकेशन कैसे हो गया। तो दूसरा डुप्लीकेशन की समस्या जो हो रही है वो भी इसकी भी आलोचना की है सुप्रीम कोर्ट ने, सीएजी ने। तीसरी आलोचना की है त्रुटिपूर्ण नामांकन प्रक्रिया। भाई बहुत से ऐसे आधार देखने को मिले थे, गाय का आधार कार्ड बना रखा था, नाम की यदि हम देखते हैं तो नामों के अंदर बहुत सी त्रुटियां उसके अंदर पाई जाती है। खुद के नाम के अंदर, डेट ऑफ बर्थ के अंदर, डेट ऑफ ईयर के अंदर, माता पिता के नाम के अंदर, एड्रेस के अंदर हजारों त्रुटियां पाई जाती हैं। तो उन्हें कभी आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आप उसका दे रहे हो, उसमें त्रुटियां इतनी दे रही हो, ये भी आपके लिए गलत बात है। आधार नंबरों का उनके वास्तविक दस्तावेजों से मिलान करना, कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनके साथ आधार के जो डॉक्यूमेंट्स है वो नंबर मैच ही नहीं खाते हैं। बहुत से लोगों को ये देखा गया पैन कार्ड के नंबर उसके साथ मैच नहीं खाते हैं, उसके वोटर आई डी कार्ड के नंबर उसके साथ मैच नहीं खाते हैं। जो वास्तविक डॉक्यूमेंट है उनके नंबर तो मैच खाए। तो ये भी एक हिसाब से हमारे पास क्या है भाई, त्रुटियां हैं, त्रुटियों को सुधारा जाना चाहिए। आगे है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको बाल आधार नाम से कार्ड दिया जाता है। बाल आधार जो दिया जाता है वो बिना बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के दिया जाता है। माता पिता का जो आधार कार्ड है, माता पिता के आधार कार्ड क्या, मोस्टली पिता के आधार कार्ड या पिता नहीं तो माता के आधार कार्ड के आधार पर उसको क्या दिया जाता है भी, आधार वो दे दिया जाता है, आधार कार्ड उसका बना दिया जाता है। और जैसे ही बच्चा 5 साल का होगा उसी आधार कार्ड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा उसके मेन आधार कार्ड के अंदर। तो उसका बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का आपके पास प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, और आपके माता पिता के आधार पर सीधा आपने उसको आधार कार्ड दे दिया और बच्चा किसका है, कैसे है, क्या नहीं, आपने प्रोसेस आपने ये तो अपनाया ही नहीं। केवल आप क्या देखते हो, उसका बर्थ सर्टिफिकेट देखते हो, वो तो कहीं से भी बनाया जा सकता है। तो कुछ एक बातें जो है सुप्रीम कोर्ट ने, सीएजी ने कही हैं कि आपके अंदर ये कमियां हैं, इनको सुधारा जाना चाहिए। न केवल उनको ये कहा है, साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा है भी, सिफारिशें भी की है कि इनको सुधारने के लिए आपको क्या करना चाहिए। स्वयं घोषणा हेतु प्रक्रिया का निर्धारण। आधार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उद्ययी आवेदकों के निवास स्थान की पुष्टि हेतु उसे प्रमाणित करने के लिए स्वयं घोषणा के अलावा प्रक्रिया तथा आवश्यक दस्तावेज निर्धारित कर सकती है। कि कहते हैं कि आपका जो आवास, पहला उन्होंने कहा कि आप आवास स्थान का डॉक्यूमेंट नहीं लेते, उन्होंने कहा कि आप आवास स्थान के लिए स्वयं घोषणा या सेल्फ डिक्लेरेशन की व्यवस्था भी करो, साथ ही साथ उसके लिए आप आवश्यक दस्तावेज भी निर्धारित करो कि आपको ये दस्तावेज देने पड़ेंगे, ये सब भी आपको करना चाहिए। दूसरा, जो बायोमेट्रिक सर्विस प्रोवाइडर है
जो भी आधार बनवाते हैं बायोमेट्रिक सर्विस प्रोवाइडर है, उनके जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है उनको आप क्या करो भी कड़ा करो कि भाई यदि आप किसी का डुप्लीकेशन बना देते हो कि त्रुटियां करते हो तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। भाई त्रुटियां वो करते हैं और जो खामियां हैं उद्योग के अंदर ये उद्योग को क्या बनाना पड़ गया, भी डांट पड़ गई है। तीसरा, नाबालिग हेतु बायोमेट्रिक पहचान विशिष्टता के वैकल्पिक तरीकों की खोज किया जाए कि जो नाबालिग बच्चे हैं, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनका बायोमेट्रिक लेते ही नहीं हो, ये कहते हैं कि इनकी आइरिस नहीं ली जा सकती, उनके फिंगरप्रिंट नहीं लिए जा सकते, चेंज होते रहते हैं। तो ये कहते हैं कोई बात नहीं, आप ये नहीं ले सकते यार, बायोमेट्रिक पहचान तो हजारों तरीके से हो सकती है ना, आप किसी न किसी वैकल्पिक तरीके से की खोज करो। उसकी जो कार्डियक प्लस है उनको आप ले सकते हो, किसी भी और तरीके के ले सकते हो यार, जरूरी थोड़ी ना कि आप आंखों या इसको फिंगरप्रिंट को ही लेना है। स्वैच्छिक अध्ययन के लिए शुल्क की समीक्षा आप कर सकते हो, जो भी शुल्क है उसकी समीक्षा आपको की जानी चाहिए। दस्तावेजों का गहन सत्यापन आपको किया जाना चाहिए। एक उपयुक्त डाटा अभिलेखीय नीति तैयार की जानी चाहिए कि जो भी आप डाटा है वो आप अच्छे तरीके से रख सको ताकि डुप्लीकेशन भी आपका नहीं हो। और लापता दस्तावेजों की पहचान कर उन्हें पूरा करने की प्रक्रिया भी नवंबर 2015 से लेकर अब तक के अभी हजारों के लाखों की संख्या के अंदर ऐसे आवेदन हैं जिनको आवेदित तो कर दिया गया, नहीं जिसकी रसीद भर दी गई है, आवेदन कर दिया गया, न उनके आधार कार्ड आए हैं, न उनका कुछ हो रहा है, और लोग भटकते फिर रहे हैं। इसको कहा गया लापता दस्तावेज। तो जो भी लापता दस्तावेज है उनकी आप क्या कीजिए, जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए तथा उनके बारे में सक्रिय कदम उठाइए। जल्द से जल्द डेटाबेस के लापता दस्तावेजों की पहचान कर उन्हें फिर से जुटाने हेतु सक्रिय कदम उठाना चाहिए ताकि 2016 से पहले जारी किए गए आधार कार्डों को किसी भी कानूनी जटिलता तथा असुविधा से बचाया जा सके। कि भाई कमी हमारी रह जाती है और परेशानियां नागरिकों को भुगतनी पड़ती हैं। तो सीएजी का मानना है कि नागरिकों को परेशानियां नहीं भुगतनी पड़े, इसके बारे में भी आपको क्या करना चाहिए, कदम उठाने चाहिए। तो ये हमारे पास आज के कुछ एक मुद्दे थे मई के अंदर, जो भी पॉलिटिकल करंट अफेयर हमारे पास चर्चा के अंदर रहा। एक बार दोबारा से मैं देख लेता हूँ कौन कौन से थे। सबसे पहले हमने देखा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अंदर 4 संस्थाओं का विलय किया जा रहा है। दूसरा हमने देखा चंडीगढ़ से संबंधित प्रस्ताव के बारे में, चंडीगढ़ के बारे में क्या कहा गया है। तीसरा हमने देखा सर्वोच्च न्यायालय ने 1 ईयर कोटा जो रद्द किया आरक्षण के बारे में। 5वां हमने देखा मृत्युदंड की सजा के बारे में। और लास्ट में जाते जाते हमने देखा सामूहिक विनाश के हथियार जो थे उनके बारे में संशोधन किया गया है। और लास्ट में उद्योग के बारे में सीएजी की जो रिपोर्ट थी उसके बारे में देखा। ये मुद्दे हमारे पास मई के अंदर चर्चा के अंदर रहे थे पॉलिटिकल करंट अफेयर से। इसी तरह से मई के अंदर जितने भी सेगमेंट हमारे पास बनेंगे, 4-5 सेगमेंट, उन सभी को हम आपके सामने लेके आएंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि जितना हम करंट अफेयर कर रहे हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए प्राप्त होगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं इसके अलावा कुछ करो ही नहीं, क्योंकि यूपीएससी है भाई, जितना करोगे उतना कम ही कम है, लेकिन यदि इतना भी कर लोगे तो आपका बेड़ा पार हो सकता है। इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। पिछले एग्जाम के एक्सपीरियंस से हम आपको ये बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लग रहा होगा, हमारी क्लासेस आपको समझ आ रही होगी। यदि आपको हमारी क्लासेस समझ आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा हमारी वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो हिंदी मीडियम के अंदर अच्छे टीचर्स की, अच्छी वीडियोस की, अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश कहीं ना कहीं कर रहे हैं। मिलते हैं कल एक नए सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।